कल भाई मैंने टॉर्क, भाई प्लीज बोलिए मत, टॉर्क कराया था। टॉर्क की आखिरी में करा रहा था कार्टेशियन फॉर्म, वो पूरा नहीं हो पाया था, टाइम निकल गया था ना, मतलब थोड़ा सा रह गया था, तो वहीं से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। कार्टेशियन फॉर्म ऑफ टॉर्क, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ टॉर्क, ठीक है भैया, ध्यान दीजिएगा, आसान है। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है आपका जेड एक्सिस, यानी इसके बीच में क्या होगा, स्पेस होगा, स्पेस होगा। स्पेस में एक पोजीशन वेक्टर है, और आपको पता है पोजीशन वेक्टर की वैल्यू होगी एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है। और इसके ऊपर मैं लगा रहा था फोर्स एफ वेक्टर, ये भी स्पेस में ही लग रहा था, तो एफ एक्स आई क्या, एफ वाई जे क्या, एफ जेड के क्या, ठीक है। तो ये इसका क्या है, फिक्स्ड एंड है, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये। और जब फोर्स लगेगा इस आर्म पर, तो इसके अंदर क्या आएगा, टर्निंग इफेक्ट आएगा, और उसी टर्निंग इफेक्ट को हम क्या कहते हैं भैया, टॉर्क कहते हैं। तो डेन टॉर्क क्या होगा, टॉर्क जो होता है आपका, वो क्या होता है, आर क्रॉस एफ वेक्टर, याद नहीं आता, टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ वेक्टर। यहां पर आई और सॉरी आर और एफ का क्रॉस कीजिए, भाई प्लीज बोलिए मत कोई भी। आर के कंपोनेंट्स क्या है, तो आर के आई के साथ क्या लगा हुआ है, एक्स, आर के जे के साथ क्या लगा हुआ है, वाई, और ये हो गया जेड। ऐसे ही एफ के आई के साथ क्या लगा हुआ है, एफ एक्स, एफ के जे के साथ क्या लगा हुआ है, वाई, और ये क्या हुआ है, एफ जेड, ठीक है। अरे एसी तो ऑन कर दे यार, अब बाहर, वहां से थोड़ी ना होती सी, बाहर से एमसीबी लगी है, ठीक है। भाई प्लीज बोलिए मत कोई भी। तो टाउ वेक्टर इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा आपका, आई को हाइड कीजिए, इसको और इसका क्रॉस कीजिए तो क्या होगा, आई एफ जेड, माइनस इसका और इसका क्रॉस कीजिए तो क्या होगा, जेड एफ वाई। फिर इसको हाइड कीजिए, इसको हाइड करोगे तो क्या होगा भैया, एक्स और एफ का क्रॉस कीजिए, माइनस जे लिखना होता आपको, एक्स और एफ जेड माइनस जेड एफ एक्स। फिर आप इसको हाइड कीजिए, तो आप इसका और इसका क्रॉस करोगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस के, ये क्या हो जाएगा आपका, एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स, है ना। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, टॉर्क वेक्टर इक्वल्स टू, ठीक है, वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई, और यहां पे क्या हुआ, आई क्या, इस माइनस की मल्टीप्लाई इसमें और इसमें करता हूं तो ये क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और ये क्या होगा, माइनस हो जाएगा, प्लस जे, माइनस की मल्टीप्लाई कर दी तो ये क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो जेड एफ एक्स माइनस एक्स एफ जेड, ये हो गया। और के एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। आपको पता है कि पोजीशन वेक्टर कैसा है, 3D, फोर्स कैसा लग रहा है, 3D, तो जो इसके अंदर टर्निंग इफेक्ट आएगा, टॉर्क आएगा, वो भी कैसा होगा, 3D होगा। और 3D वेक्टर्स के पास तीन कंपोनेंट होते हैं, एक कंपोनेंट इसके लॉन्ग होता है एक्स के लॉन्ग एक्स आई क्या, दूसरा क्या होता है टाउ, टाउ आई जे कैप, और टाउ जेड के कैप, ये वाला कंपोनेंट इसके बराबर होगा। तो आई से आई क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो दैट टाउ एक्स की वैल्यू क्या आ गई, वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई, ये टाउ एक्स की वैल्यू होगी। ये वाला इसके बराबर होगा, जे से जे कैंसिल होगा, टाउ वाई की वैल्यू किसके बराबर होगी, बोलिए भैया, जेड एफ एक्स माइनस एक्स एफ जेड, एंड टाउ जेड की वैल्यू ये किसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, के से के क्या हुआ, कैंसिल हो गया, ठीक है। तो टाउ जेड की वैल्यू क्या होगी, एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स, ये हो गया भैया टॉर्क के कार्टेशियन फॉर्म।
ठीक है, कुछ भी नहीं है। इतना ड्राइव करने के लिए टॉर्क कार्टेशियन फॉर्म बोलेगा तो आपको यही कर देना है, एक्स के लॉन्ग निकालना, वाई के लॉन्ग निकालना और जेड के लॉन्ग आपको निकालना। ठीक है भैया, आगे बढ़े। अब बात करते हैं भैया आज के नए टॉपिक के, जिसका नाम है एंगुलर मोमेंटम। क्या है? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम कैपिटल एल से लिखते हैं इसको। ठीक है भैया, होता क्या है, तो आपको याद है फोर्स की वजह से टर्निंग इफेक्ट आता है, तो उसको हम टॉर्क कहते हैं। ऐसे ही किसी आर्म पर अगर आप कोई चलती हुई चीज टकराएगी तो उस आर्म के अंदर क्या होगा, फिर मूवमेंट आ जाएगी। नहीं, चलो देखो, अगर आप दरवाजे को खोलना तो दरवाजे को खोलने के यानी दरवाजे को टर्न कराने के दो तरीके आपके पास। पहला तरीका क्या है कि भैया आप दरवाजे पे फोर्स लगाओ और दरवाजे फोर्स लगाने की वजह से क्या होगा, टर्न कर जाएगा। दूसरा तरीका है कि कोई चीज फेंक के मार दो दरवाजे पे तो भी खुल जाएगा। यानी फोर्स लगाने से भी टर्निंग इफेक्ट आता है, और कोई ऐसी चीज चलती हुई चीज जाकर टकराए उससे भी क्या होता है, टर्निंग इफेक्ट आता है। चलती हुई चीज के पास क्या होता है, मोमेंटम होता है। क्या होता है, तो वहां पर मोमेंटम की वजह से टर्निंग इफेक्ट आ रहा है, तो जो टर्निंग इफेक्ट फोर्स की वजह से आता है उसको टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। जो मोमेंट आपका मोमेंटम की वजह से आता है उसे एंगुलर मोमेंटम या मोमेंट ऑफ मोमेंटम कहते हैं। समझ गए भैया? तो देखिए भैया, द टर्निंग इफेक्ट ड्यू टू टर्निंग इफेक्ट इन आर्म ड्यू टू मोमेंटम। मोमेंटम याद है ना आपको, मास इनटू में वेलोसिटी। जो टर्निंग इफेक्ट आर्म के अंदर मोमेंटम की वजह से आता है उसी को हम क्या कहते हैं भैया, मोमेंट ऑफ मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम इज नॉन एज एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ मोमेंटम। ठीक है भैया, समझ गया? अब देखिए भैया, मान लीजिए ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है एक्स वाई, ये आर्म है आपका, और आप इसको टर्न कराना चाह रहे हो। तो आपने क्या किया भैया, इस तरीके से इसमें कोई चलती हुई चीज ऐसे टकराई। ध्यान दीजिए भैया, बोलेगा नहीं कोई। इस आर्म के ऊपर ये क्या है, फिक्स्ड एंड है, आपको याद होगा फिक्स्ड एंड यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसके ऊपर एक बॉडी जिसके पास मोमेंटम कितना था, पी की वैल्यू क्या है भैया, एमवी है। वो टकराई कितने एंगल से, थीटा एंगल से। तो इसके अंदर क्या आएगा, रोटेशनल इफेक्ट आएगा, यानी मूवमेंट होगी। तो बाय ऑब्जर्वेशन क्या कहती है कि जो इसके अंदर मूवमेंट आएगा उसको हम एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, और वो एंगुलर मोमेंटम इस बात पे डिपेंड करती है भैया कि आर्म से कितनी दूरी पर लग रहा है। दरवाजे के एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास में लात मारोगे तो भैया वहां पर दरवाजा इजीली टर्न नहीं करेगा, लेकिन किनारे में जहां पर हैंडल लगा होता है वहां पे अगर आप लात मारोगे तो क्या होगा, दरवाजा आसानी से टर्न कर जाता है। इसका मतलब अगर आपका मोमेंटम कांस्टेंट है और एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितनी दूरी पर लात मारोगे उतना ही इजीली क्या होगा, आपका दरवाजा क्या होगा, टर्न होगा। ठीक है, यानी एंगुलर मोमेंटम यानी जो टर्निंग इफेक्ट आ रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, कांस्टेंट मोमेंटम के साथ। अगर आप एक्सिस ऑफ रोटेशन से अपनी दूरी बढ़ाते जाओगे लात की यानी मोमेंटम की, तो दरवाजे के अंदर टर्निंग इफेक्ट क्या होगा, बढ़ता जाएगा। एग्जांपल में यहाँ पर देखिए, ये है आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन, आपने यहां पर मोमेंटम लगाया, यहां मोमेंटम लगाया, वही मोमेंटम यहां लगाया और वही मोमेंटम यहां लगा दिया, ए बी सी डी। सबसे ज्यादा ये एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स एंड होता है, ये कभी रोटेट नहीं करता, केवल ये वाला आर्म टर्न करता है आपके फोर्स लगाने की वजह से, है ना। तो बताओ किस केस में सबसे ज्यादा टर्निंग इफेक्ट दिखेगा आपको, डी वाले केस में। ठीक है भैया, जब डी वाले केस की दूरी भी यहां से क्या है, सबसे ज्यादा है, तो इसलिए ये ध्यान रखना जिस पॉइंट पर आप मोमेंटम प्रोवाइड कर रहे हो उस पॉइंट की जितनी ज्यादा एक्सिस ऑफ रोटेशन दूरी होगी उसके अंदर मूवमेंट भी क्या है, उतनी ज्यादा आएगी। इसलिए आर के क्या है, डायरेक्टली है। दूसरा, डायरेक्टली मूवमेंट प्रोपोर्शनल टू पी। अब किसी भी एंड पर आप मोमेंटम को बढ़ाते जाओ, आराम से जाओ, लात मारो उसी पॉइंट पर, फिर और तेज मारो उसी पॉइंट पर, फिर और तेज मारो उसी पॉइंट पर, तो दरवाजा कब ज्यादा टर्न होगा, जब आपका मोमेंटम क्या होगा,
ज्यादा होगा, यानी डायरेक्टली इक्वल टू पी। यानी आपने डिस्टेंस को इस बार क्या किया, कांस्टेंट किया है, और कांस्टेंट डिस्टेंस करके केवल क्या कर रहे हो, अपने पैर का मोमेंटम बढ़ा रहे हो, तो आपका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, बढ़ जाएगा। अच्छा देखिए अगला, लात यानी मोमेंटम की डायरेक्शन किस एंगल पर है। अगर आप मोमेंटम एक्सिस ऑफ रोटेशन की ही लाइन में, सॉरी आर की ऐसे मान लो, दरवाजे का पल्ला ये ना, उस पर ऐसे लात मार लो मोमेंटम के साथ, तो भैया ये टर्न नहीं करने वाला, पता ना। जब तक सबसे मैक्सिमम रोटेशन कब होगी, टर्निंग इफेक्ट कब आएगा, जब इसके ऊपर आप क्या करोगे, परपेंडिकुलर लात मारोगे। टेढ़ी मेढ़ी लात मारोगे तो उतना टर्निंग इफेक्ट आपको विजिबल नहीं होगा। यानी सबसे ज्यादा मूवमेंट आपको कब दिखेगा, जब मोमेंटम और आर के बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री, और बाकी और सब एंगल पर क्या होगा, मोमेंटम आपका जो टर्निंग इफेक्ट रहेगा वो कम ही होगा। तो बाकी सारे एंगल पे उसकी वैल्यू कम होती है, 90 पर मैक्सिमम होती है। कौन सा फंक्शन है, साइन थीटा। क्या है, डायरेक्टली इक्वल टू साइन थीटा। थीटा किसके बीच का एंगल है, एंगल इन बिटवीन आर एंड आपके द्वारा लगाया गया मूवमेंट। ये तीन इक्वेशन बनी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन नंबर थर्ड। ऑन कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, ऑन कंबाइनिंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन, तीनों इक्वेशन को कंबाइन कीजिए तो आप देखो दिखेगा L इज डायरेक्टली इक्वल टू आर पी साइन थीटा। L इज इक्वल्स टू में K टाइम्स ऑफ आर पी साइन थीटा। L इज इक्वल्स टू में आर पी साइन थीटा। यहां पर K की वैल्यू क्या होती है भैया, 1 होती है। आर थीटा किसके बीच का एंगल है, आर और पी के बीच का एंगल। ठीक है भैया, कह दिया इफ थीटा इक्वल्स टू में क्या है 90, तो आपका ये मोमेंटम क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम मैक्सिमम हो जाएगा। और उस मैक्सिमम एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी, आर पी, और पी की वैल्यू आप सबको पता हो क्या होता है, एम बी होता है। तो क्या होगा, आर पी आर एम बी, इसे एम बी आर भी लिखते हो आप। आपने अगर बोर का सेकंड पोस्टुलेट पढ़ा होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन के पास एंगुलर मोमेंटम इस तरीके से निकाला जाता है, एम बी आर से। एम मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वी वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और आर क्या, रेडियस ऑफ ऑर्बिट है। खैर इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, अभी हमें इसके बारे में बात नहीं करनी है। ठीक है, ये हो गया एंगुलर मोमेंटम। कैसी क्वांटिटी है, तो कैसी क्वांटिटी है ये, वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान रखना। वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके पास डायरेक्शन भी होगी, और डायरेक्शन कैन बी गिवन बाय, डायरेक्शन कैन बी गिवन बाय स्क्रू रूल। स्क्रू रूल, स्क्रू रूल से इसकी डायरेक्शन देते हैं। ध्यान दीजिए, अगर आपका स्क्रू आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे, ये स्क्रू है आपका, ठीक है, और अगर आप स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो, ऐसा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो स्क्रू कहाँ आएगा, बाहर, कहाँ आएगा, बाहर। इस केस में अगर बात बता दूं भैया, जहां जो भी आपकी रोटेशन मोशन हो रही है, वहां पर जितनी भी वेक्टर क्वांटिटी होगी सबकी डायरेक्शन स्क्रू रूल से दी जाती है, राइट हैंड थंब रूल से या स्क्रू रूल से। स्क्रू रूल आपको ज्यादा इजीली समझ में आएगा, आपको ज्यादा अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो स्क्रू को अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो कहाँ आएगा, अपवर्ड, कहाँ आएगा, अपवर्ड। जो चीज अपवर्ड आती है वो क्या मानी जाती है, पॉजिटिव। तो उस केस में एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, और अगर आप इसी स्क्रू को आप क्लॉकवाइज घुमाओगे, इसी स्क्रू को अगर आप क्लॉकवाइज घुमाते हो तो क्या होगा, ऐसा क्लॉकवाइज घुमाओ, क्लॉकवाइज, तो ये स्क्रू कहां जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा, तो आपका डाउनवर्ड आएगा, या इनवर्ड लिख सकते हो, इनवर्ड। तो इस केस में एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, नेगेटिव माना जाएगा। ठीक है भैया, एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट क्या होगी इसकी बेटा, एसआई यूनिट होगी आपकी, आपको पता ना, एल इक्वल्स टू एम बी आर यूनिट। क्या होता है भैया, एम वी आर साइन थीटा। पी की वैल्यू को मैंने एम बी लिख रखा है, ठीक है। एसआई यूनिट लिखिए, मास की यूनिट क्या होती है, केजी, वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकंड, और रेडियस की क्या होती है, मीटर, और साइन की कोई एसआई यूनिट नहीं होती। तो क्या होगा, केजी मीटर स्क्वायर एस की पावर -2। इसका डायमेंशन क्या होगा, तो क्या होगा, एम एल स्क्वायर डी की पावर -1। ठीक है, ये कैसा वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर। क्या है, एक्सियल वेक्टर।
क्यों? क्योंकि ये रोटेशन मोशन में पढ़ रहा हूं। किसमें पढ़ रहा हूं? रोटेशन मोशन में। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़ते हुए, ठीक है। और मैं बताता हूं कि कहां कहां होता है ये वेक्टर रोटेशन मोशन में आता है। रोटेशन, इसके बारे में रोटेशन मोशन में आता है, जो बॉडी रोटेट कर रही हो, है ना। अब बात करते हैं भैया जनरल फॉर्म ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जनरल फॉर्म ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम की जनरल फॉर्म के बारे में बात करें भाई, प्लीज ध्यान दीजिएगा, बोलिए। मान लीजिए ये कोई आर्म है, ठीक है, ये फिक्स्ड यहां से फिक्स्ड है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन कह सकते हैं आप इसका। आपने ये आर्म के ऊपर ऐसा परपेंडिकुलर मोमेंटम लगाया, है ना, तो ये क्या एक्शन हो गया एक तरह से, तो उतना ही मोमेंटम यहां से आएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? रिएक्शन हो जाएगा। वैसे फोर्स एक्शन रिएक्शन होते हैं, लेकिन फोर्स का ही तो इफेक्ट होता है मोमेंटम। तो फोर्स लग रहा है तो उसका एक्शन क्या होगा? मोमेंटम ही होगा, जो भी है, ठीक है। दोनों के बीच में दूरी क्या है? आर है। तो इसके अंदर जो टर्निंग इफेक्ट आया, क्या आया? टर्निंग इफेक्ट आया। वो कैसे आएगा? देखिए भैया, यहां पर जो आपका एंगुलर मोमेंटम होगा वो क्या है भैया? अगर मैं देखूंगा तो क्या होगा? आर क्या होगा? दूरी, एक्सिस ऑफ रोटेशन तो दूरी। अब मोमेंटम कितना है भैया? पी। और साइन एंगल कितना है? 90। क्या है? 90। तो यहां पर आर और पी क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। एल क्या हुआ? आर पी। आर क्या है? आर क्या है? सेपरेशन इन बिटवीन वो दो एक्शन और रिएक्शन है मोमेंटम के, समझ गया? और इनटू में आइदर मोमेंटम, क्योंकि दो मोमेंटम है हमारे पास, दोनों में से कोई सा एक मोमेंटम है। तो जो इसकी जनरल फॉर्म क्या आएगी? एंगुलर मोमेंटम। सो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है भैया? आइदर मोमेंटम इनटू में परपेंडिकुलर सेपरेशन। ठीक है भैया, ये जनरल फॉर्म है। बोलिए मत भैया, प्लीज बोलिए मत। फिर आता है भैया पोलर फॉर्म। क्या आता है? पोलर फॉर्म। फॉर्म ऑफ एंगुलर मोमेंटम। पोलर फॉर्म करने आ रहे हैं, ठीक है भैया, कुछ नहीं है, आसानी है। ये आपका एक्स एक्सिस और ये है आपका वाई एक्सिस। ये है आपका आर्म, आर है इसकी वैल्यू, और यहां पर आपने लगा दिया एक मोमेंटम जो कितने एंगल से लग रहा था? थीटा से। और इस मोमेंटम को मैं रिजोल्व करूंगा तो इधर क्या आएगा? पी कॉस थीटा, और इधर क्या आएगा? पी साइन थीटा। ठीक है, तो अब एक चीज देखिए भैया, बड़ी सिंपल सी बात है कि इस आर्म के अंदर जो टर्निंग इफेक्ट आएगा वो किस पे डिपेंड करेगा? पी कॉस थीटा पे या पी साइन थीटा पे? पी साइन थीटा पे। तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी वजह से इसकी वजह से इसकी वजह से टर्निंग इफेक्ट नहीं होगा। इसकी वजह से टर्निंग इफेक्ट नहीं हो रहा, इसलिए इसको काट दिया। ठीक है भैया, अब ये क्या हुआ? एक तरह से एक्शन हो गया, तो जस्ट इसके अपोजिट क्या होगा? रिएक्शन आएगा। क्या आएगा? रिएक्शन। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होगा? ये आर्म क्या होगा? टर्न कर जाएगा। क्या करेगा? टर्न कर जाएगा ना, टर्निंग इफेक्ट यानी मूवमेंट आ जाएगी इसके अंदर। ठीक, तो हमें पता भी नो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? आइदर मोमेंटम इनटू में परपेंडिकुलर सेपरेशन। तो आइदर मोमेंटम क्या है भैया? देखिए पी साइन थीटा, और ये भी क्या है भैया? पी साइन थीटा ही होगा। एक्शन रिएक्शन दोनों बराबर होते हैं ना, तो आइदर मोमेंटम यहाँ पे क्या होगा? पी साइन थीटा, और उनके बीच की परपेंडिकुलर दूरी क्या है भैया? आर होगी।
एल इक्वल्स टू क्या होगा, आर पी साइन थीटा, दैट इज द पोलर फॉर्म ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब आते हुए कार्टेशियन फॉर्म पे, बिल्कुल सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म कैसे करेंगे, कार्टेशियन फॉर्म में कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। अगर आपको याद होगा तो मैंने कहा था ये भैया कार्टेशियन फॉर्म हमेशा कहां पे ड्राइव की जाती है, स्पेस में, एक्स वाई और जेड। ये क्या हो गया, स्पेस हो गया। ये है आर्म, आर्म भी स्पेस में, तो आर क्या होगा, एक्स आई क्या, जेड के क्या, ये आर हो गया। और इसके ऊपर आपने मोमेंटम लगाया, इसे, इस आर्म को आपने मोमेंटम प्रोवाइड किया, ठीक है। पी वेक्टर वो क्या होगा, पी एक्स आई क्या, पी वाई जे क्या, और पी जेड के क्या। तो इसके अंदर जो टर्निंग इफेक्ट आएगा, यानी एंगुलर मोमेंटम जो होगा इसका, वो क्या होगा, एल वेक्टर, वो किसके बराबर होगा, आर क्रॉस, ये लिखवाई मैंने वेक्टर फॉर्म इसकी, नहीं लिखवाई शायद, कि वेक्टर फॉर्म क्या होगी, एल इक्वल्स टू में आर क्रॉस पी वेक्टर, या माइनस पी क्रॉस, वह क्या है, या माइनस पी क्रॉस आर वेक्टर, ठीक है भैया। वैसे आपको ऊपर वाली लिखनी है, अगर नीचे वाली लिखोगे तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है आई क्रॉस जे क्या होता है, के होता है, जे क्रॉस आई क्या होगा, माइनस के होगा, इसलिए उल्टा करोगे तो नेगेटिव लगाना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। ये देखिए, आई जे और के हो गए, आर के सारे कंपोनेंट लिखो, तो एक्स वाई और क्या हुआ, जेड। और मोमेंटम के सारे कंपोनेंट लिखो, पी एक्स पी वाई पी जेड। बता निष्ठा, आई को मैंने छुपाया, क्रॉस कर, आई इसको छुपा दिया, अब क्रॉस कर, पी जेड है, वो अनपढ़ पी टू लिख रही है, पी टू माइनस जेड पी वाई, माइनस जे होगा बगला, माइनस जे को छुपा दो तो क्या होगा, इसका और इसका क्रॉस करो, एक्स पी जेड माइनस जेड पी, फिर क्या आएगा, के छुपा दीजिए, एक्स पी वाई माइनस वाई पी, ठीक है भैया। आपको पता है एंगुलर मोमेंटम के भी तीन कंपोनेंट होगा, क्योंकि स्पेस में होगा, वो एल एक्स आई कैप, एल वाई जे कैप, एल जेड के कैप। ये वाला कंपोनेंट इसके, ये वाला कंपोनेंट इसके बराबर होगा, ये वाला कंपोनेंट इसके बराबर होगा, और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा भैया आपका, इसके बराबर होगा, ठीक है। तो भैया देखिए, एल एक्स उसके बराबर था, आई से आई कैंसिल होगा, एल एक्स की वैल्यू क्या होगी, एल एक्स इक्वल्स टू में वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, बोलो हाँ। ऐसे ही आपका एल वाई किसके बराबर होगा, इसके, माइनस एक्स पी जेड माइनस जेड पी एक्स, माइनस की मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ये क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो क्या होगा, जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड, इसे ये लिख सकते हो। अच्छा, एल जेड की वैल्यू क्या होगी तो एक्स पी वाई माइनस वाई पी, ये हो गया आपका कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है भैया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन लिखवाने जा रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन इन बिटवीन, रिलेशन इन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। यानी जो एंगुलर मोमेंटम मैंने अभी पढ़ा और जो पीछे टॉर्क पढ़ा था, उनके बीच में बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है। आपको याद है मोमेंटम और फोर्स के बीच में क्या रिलेशन था, मोमेंटम और फोर्स के बीच में रिलेशन था, अगर आप मोमेंटम को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे तो क्या आता था, फोर्स आता था, याद है, सेकंड लॉ। अच्छा, टॉर्क क्या होता है आपका अभी ये भी पता होगा, आर क्रॉस एफ होता है। अच्छा, आपको ये भी पता होगा कि अगर मैं ए क्रॉस ए करता हूं तो क्या आएगा,
ए क्रॉस ए करूंगा तो क्या आएगा 0। अब ये कैसे लिखा मैंने, तो आपको याद होगा आई क्रॉस आई क्या होता था, यानी सेम लाइक वेक्टर का जो क्रॉस होता है वो क्या होता है 0 होता है। ध्यान दीजिएगा, इससे जरूरी है क्या, तो ये देखना चाहिए ना आपको। समझ में नहीं आ रहा क्या, समझ में नहीं आ रहा था क्या, तो फिर आप चाह रही हो कि आपको ना समझ में आए। चुप रहा है, डायन गई की चपड़ चपड़ कर जा रही है। देखिए भैया, इसके बीच में रिलेशन निकालना है टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बीच में, है ना। निकालते बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हमें पता भी है वी रो, और ये मैं बता रहा हूँ 3 नंबर का पूछा जाता है, सबसे मेन रिलेशन है, समझ गए। तो एंगुलर मोमेंटम क्या था आपका, क्या आर क्रॉस पी वेक्टर, यही था। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी। अच्छा, आपको ये याद होगा कि अगर मैं दो वेक्टर का डिफरेंशिएशन करता हूं तो क्या होता था, दूसरा वेक्टर बाहर और फिर क्या होगा, जिसका हो गया है उसको बाहर करो, याद है, एक के बाद एक करते थे हम डिफरेंशिएशन। ये जितना बोर्ड पे इधर लिखा हुआ है उसी से पूरे को पूरी डेरिवेशन होने वाली, दोनों साइड में डिफरेंशिएट कर दिया, डीएल अपॉन में dt, डी अपॉन में dt, आर क्रॉस पी वेक्टर, कोई दिक्कत तो नहीं भाई। इसे लिख दीजिए डीएल अपॉन में dt, एक बारी क्या करो पी को बाहर करो, फिर किसको डिफरेंशिएट करो, आर को, है ना, प्लस अब आर को बाहर करो और किसको डिफरेंशिएट करो, ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये डी एल अपॉन में डी टी इक्वल्स टू में पी को क्या लिखोगे, एम बी वेक्टर बोलो, हाँ पी को ये लिख सकते हो ना, और डी आर, आर क्या पोजीशन है, और पोजीशन का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होता है वेलोसिटी, प्लस आर क्रॉस ये क्या होता है भैया फोर्स वेक्टर। सेम वेक्टर का क्रॉस क्या होता है 0 होता है, क्या होता है, इक्वल्स टू में क्या हुआ m0 प्लस आर क्रॉस एफ क्या होता है, अबे आर क्रॉस एफ क्या होता है टॉर्क होता है। तो टॉर्क इक्वल्स टू में डी एल अपॉन में डी टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ एल विद रिस्पेक्ट टू टी किसके बराबर आता है, इज इक्वल्स टू टॉर्क, इसके बराबर होगा। अगर आप एंगुलर मोमेंटम को डिफरेंशिएट करते हो किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आपको वो क्या देने वाला, आपको टॉर्क देने वाला, समझ गए भैया। एक सेकंड को आप क्या अगला टॉपिक क्या करना है, रोटे भाई प्लीज बोलिए मत, रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। देखिए एक्चुअल भाई प्लीज, इक्विलिब्रियम का मतलब यही होता है यहां पर फिजिक्स में, एक्सीलरेशन क्या हो 0, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात करो, तो ये बात ध्यान में ना, अगर कोई बॉडी इफ अ बॉडी इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, देन बड़े सिंपल सी बात होगी, लेफ्ट का फोर्स बराबर में राइट का फोर्स, अपवर्ड फोर्स बराबर में डाउनवर्ड फोर्स, ठीक है। अगर कोई बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है तो ये होगा,
मतलब टोटल फोर्स ऑन दी बॉडी, कितने भी फोर्स लग रहे हो, कितने भी, एक से लेके एन तक, समेशन का मतलब होता है सारे फोर्स को जोड़ दो, क्या होना चाहिए, जीरो। ठीक है भैया, बॉडी के ऊपर किसी प्रकार का कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा तो बॉडी क्या होगी, ट्रांसलेशनल फ्लूइड। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसे ध्यान रखना, क्योंकि एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का वो आपको बगैर इसके होगा ही नहीं जब तक आपको क्लियर। और ऐसा क्वेश्चन है कि अच्छे अच्छों का मामला खराब जाता बगैर कराए तो, टीचर जब तक नहीं कराता। ठीक है, दूसरा अपना रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है बेटा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। और भैया कल की रिकॉर्डिंग जो मैंने सेकंड चैप्टर की है ना, उसे पक्का देख लेना भैया, बहुत सारी चीजें उसमें बता रखी है मैंने जो नॉर्मल क्लास में नहीं बताई है। आज कराऊंगा 6 बजे वाले में क्रॉस और डॉट, ठीक है भैया, वो 4 चैप्टर की जड़ है, हो सकता है कि प्रोजेक्टाइल भी मैं करा दूं। ठीक है, तो भैया सबको लेनी है क्लास, भाई थर्ड है, पहले फोर्थ था ना वो, अब वही निकलता है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है भैया, सुन लीजिए, रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, इफ आ बॉडी इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, तो इसका मतलब क्या होगा, ध्यान, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर में क्लॉकवाइज टॉर्क। रोटेशन में तो यही होता है भैया, टॉर्क लगेगा तो बॉडी घूमेगी, बॉडी एंगुलरली एक्सेलरेट करेगी। सुन लीजिए, टॉर्क नहीं लगता बॉडी पे तो बॉडी का एंगुलर स्पीड कांस्टेंट रहती है। अब सेकंड लॉ याद है ना, सेकंड लॉ को आप नॉर्मली उस पर भी अप्लाई कर सकते हो। सेकंड लॉ क्या कहता है, फोर्स जीरो कर दो, फर्स्ट लॉ कहता है, फर्स्ट लॉ भी वही आता है, अगर फोर्स जीरो कर दोगे तो बॉडी की स्पीड कभी चेंज नहीं होगी। ऐसे ही आपका जो ये रोटेशन मोशन है उसमें अगर आप टॉर्क जीरो कर दोगे तो भैया बॉडी के ऊपर या रोटेशन मोशन की स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है भैया, यानी हम कह सकते हैं इसका मतलब है कि बॉडी के ऊपर कुल टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, अगर कोई बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में तो क्या होगी, जीरो। ठीक है, एक चीज यहां पर नोट में ध्यान रखना, आपकी बड़ी हेल्प कर देगा, कि अगर टॉर्क जीरो है तो ध्यान, बॉडी की एंगुलर स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। क्या रहेगी, जैसे फोर्स जीरो होता था तो बॉडी की वेलोसिटी क्या होती थी, कांस्टेंट रहती थी, जीरो थी तो जीरो ही रहेगी, और जिस स्पीड से बॉडी चल रही है तो उसी स्पीड से वो चलती रहेगी, यही है। तो भैया जो चीज ये ट्रांसलेशनल रोटेशन मोशन में होता है, रोटेशन में होता है, वही क्या होता है, ट्रांसलेशनल में होता है। रोटेशन मोशन ट्रांसलेशनल मोशन में भी यही होता है। न्यूटन का सेकंड लॉ फर्स्ट लॉ अप्लाई कर सकते हैं आप यहाँ, ठीक है भैया, सेम ही अप्लाई होता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, समझ गया। हाँ आज नहीं, खत्म नहीं हुआ अभी, अब इसके बाद चालू होगा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगला सेक्शन। ठीक है, देख दो क्वेश्चन करा के मोमेंट ऑफ इनर्शिया चालू कर दूं, मतलब 2-3 क्लास का चैप्टर और रह गया, 2 क्लास का। हाँ ग्रेविटेशन कराऊंगा ना, तुम्हारा ग्रेविटेशन भी आ रहा है क्या, किसका आ रहा है, ठीक है चलो, जिसका ग्रेविटेशन आ रहा है उसका पेपर काफी बाद में होगा, मुझे पता है 4 अक्टूबर को है ना, कोई